क्या कोई एक अकेला शख्स किसी देश की सुरक्षा की पूरी कहानी बदल सकता है? आज हम बात करेंगे भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजित डोभाल की, और यकीन मानिए इनकी कहानी किसी भी स्पाई फिल्म से कई ज्यादा रोमांचक है। कहते हैं ना, आपकी असली ताकत तब पता चलती है जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। ये शब्द हैं मिजो उग्रवादी नेता लाल डेंगा के। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये गवाही है अजीत डोभाल की उस शार्प स्ट्रैटेजी की जिसने दुश्मन को अंदर से तोड़कर रख दिया था। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर को 6 हिस्सों में समझते हैं। देखेंगे कि कैसे एक जासूस बना, कैसे उन्होंने उग्रवाद पर काबू पाया, दुश्मन के इलाके में अंडरकवर कैसे काम किया, उनकी बातचीत की कला, और कैसे वो एक रणनीतिकार से किंग मेकर बने, और आखिर में सवाल कि क्या वो भारत के आधुनिक चाणक्य हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? अजीत डोभाल की कहानी शुरू हुई साल 1945 में उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों से। पिता आर्मी में थे तो अनुशासन तो खून में ही था, लेकिन इन्होंने पढ़ाई की इकोनॉमिक्स में और फिर पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। यहीं से देश सेवा का सफर शुरू हुआ। अच्छा, एक यंग आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग ही एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। साल था 1971। केरल का थलासरी शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। लोकल पुलिस के हाथ पैर फूल चुके थे। जब सारे तरीके फेल हो गए, तब इस मुश्किल मिशन की कमान सौंपी गई एक नौजवान ऑफिसर को, अजित डोभाल। और यहीं पर पहली बार दुनिया ने डोभाल मेथड की एक झलक देखी। देखिए, जहां दूसरे अफसर लाठी और गोली की भाषा में सोचते, वहां डोभाल ने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस जुटाई, पता लगाया कि दंगे भड़काने वाले असली मास्टरमाइंड कौन है। फिर वो सीधे उन लीडर्स से मिले, उनकी शिकायतें सुनी और समस्या की जड़ यानी जो भी सामान लूटा गया था उसे वापस करवाया। और नतीजा, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बिना किसी बड़े खून खराबे के शहर में शांति लौट आई थी। तो जाहिर है केरला की इस कामयाबी ने दिल्ली में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचा, और फिर 1972 में ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में बुला लिया गया। अब उनका नया मिशन था भारत के उस वक्त के सबसे अशांत इलाकों में से एक नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को संभालना। देखिए, मिजोरम में उस वक्त हालात ये थे कि आर्मी की मौजूदगी के बावजूद उग्रवाद बढ़ता ही जा रहा था। मिलिट्री एक्शन का उल्टा असर हो रहा था। तब डोभाल एक बिल्कुल नई सोच लेकर आए। उन्होंने कहा, दुश्मन से लड़ो मत, उसे अंदर से तोड़ो। उनका हथियार बंदूक नहीं बल्कि इंटेलिजेंस थी। अब हुआ ये कि डोभाल ने मिजो नेता लालडेंगा की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली, और वो थे उसके 7 कमांडर्स जो उससे खुश नहीं थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। डोभाल एक जासूस के भेष में म्यांमार की पहाड़ियों में उनके बेस तक पहुंच गए, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, उनका भरोसा जीता और 7 में से 6 कमांडरों को अपनी तरफ कर लिया। बस लालडेंगा की कमर ही टूट गई। रातों रात उसकी ताकत खत्म हो गई और उसे मजबूर होकर बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। और ये सब चल ही रहा था कि उधर सिक्किम में एक और जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी बिछी हुई थी। वहां के राजा ने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली थी और शक था कि वो CIA की एजेंट है। डोभाल को वहां भी भेजा गया और उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कुछ ऐसी राजनीतिक चालें चलीं कि सिक्किम का भारत में विलय पक्का हो गया। चलिए अब बात करते हैं डोभाल के करियर के शायद सबसे जोखिम भरे मिशन की, यानी पाकिस्तान में अंडरकवर रहना और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनका क्रिटिकल रोल। 7 साल, जरा सोचिए, पूरे 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में एक झूठी पहचान के साथ बिताए। ये कोई आसान काम नहीं था। अपनी जान हथेली पर रखकर उन्होंने वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आतंकी गतिविधियों के बारे में ऐसी ऐसी खुफिया जानकारी जुटाई जिसने आगे चलकर भारत को कई बड़े खतरों से बचाया। अब बात करते हैं 1988 की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर एक बार फिर आतंकवादियों का कब्जा था। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी 1984 वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था, जिसमें बहुत जाने गई थी। तो इस बार इस बेहद नाजुक मिशन यानी ऑपरेशन ब्लैक थंडर की जिम्मेदारी दी गई अजीत डोभाल को। और उनका प्लान कमाल का था। पहले तो वो एक रिक्शा चालक बनकर मंदिर के आसपास घूमते रहे ताकि बाहर से सारी जानकारी मिल सके।
और फिर वो एक आईएसआई एजेंट होने का नाटक करके सीधे आतंकवादियों के अंदर घुस गए। उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिला दिया कि वो पाकिस्तान से उनकी मदद करने आए हैं। अंदर पहुंचकर उन्होंने सारी लोकेशंस, उनके लीडर्स और प्लान्स का पता लगा लिया। फिर बाहर से पानी बिजली कटवा दी और आखिर में जब आतंकवादी पूरी तरह टूट चुके थे तो उन्होंने बिना बड़ी लड़ाई के सरेंडर करवा दिया। अच्छा, स्पाईक्राफ्ट के अलावा डोभाल की एक और बहुत बड़ी खूबी है उनकी नेगोशिएशन स्किल्स, यानी बातचीत की कला। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है कंधार हाईजैकिंग केस में। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन कंधार से पहले भी डोभाल 15 से ज्यादा हाईजैकिंग के मामलों में नेगोशिएटर रह चुके थे। वो सरकार के लिए एक तरह से गो टू मैन थे। मतलब जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती तो सबको पता होता था कि किसे बुलाना है। याद कीजिए वो 1999 का दौर, जब IC-814 प्लेन को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। और वहां नेगोशिएट करने कौन गया? अजित डोभाल। आतंकवादियों की डिमांड थी 36 खूंखार आतंकियों की रिहाई, लेकिन डोभाल ने अपनी बातचीत से ये नंबर 36 से घटाकर सिर्फ 3 पर ला दिया। ये दिखाता है कि दबाव में सही तरीके से बातचीत करना कितना बड़ा हथियार हो सकता है। लेकिन डोभाल का काम सिर्फ खुफिया ऑपरेशन और नेगोशिएशन तक ही सीमित नहीं था। उनकी गहरी रणनीतिक समझ ने देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी असर डाला। कहा जाता है कि डोभाल सिर्फ फील्ड पर ही नहीं, बल्कि राजनीति की शतरंज पर भी एक माहिर खिलाड़ी थे। जैसे कुछ सोर्सेज ये दावा करते हैं कि कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद को कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी PDP बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में डोभाल की एक अहम भूमिका थी। अगर ये सच है तो ये एक ऐसा कदम था जिसने कश्मीर की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। रिटायरमेंट के बाद भी डोभाल रुके नहीं। 2005 की बात है, उन्होंने भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाया। प्लान था कि दुबई में दाऊद की बेटी की शादी में उसे खत्म कर दिया जाएगा। छोटा राजन गैंग के शूटर्स भी तैयार थे, लेकिन आखिरी मौके पर मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई और शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। और फिर साल 2014 में अजीत डोभाल की सत्ता के केंद्र में वापसी हुई, इस बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बनकर। ये एक नया दौर था जिसने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को एक नई आक्रामक दिशा दी। लेकिन हाँ, ये दौर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। देखिए, 2014 में उनका NSA बनना कोई अचानक हुई बात नहीं थी। इसके पीछे एक पूरी तैयारी थी। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF नाम का एक थिंक टैंक शुरू किया था। ये थिंक टैंक उस वक्त के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में काफी प्रभावशाली रहा और आगे चलकर 2014 में बनी नई सरकार के लिए एक तरह का टैलेंट पूल भी साबित हुआ। NSA बनने के बाद डोभाल और उनका परिवार विवादों के घेरे में भी आए। उन पर और उनके बेटों पर कई तरह के आरोप लगे। एक आरोप था कि उनके बेटे शौर्य की फर्म में एक पाकिस्तानी को-फाउंडर था, जिसे एक सिक्योरिटी रिस्क बताया गया। दूसरा आरोप उनके दूसरे बेटे विवेक पर लगा कि उन्होंने नोटबंदी के ठीक बाद केमन आइलैंड्स जैसी जगह पर एक फंड शुरू किया। इस मामले में बाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने माफी भी मांगी थी। लेकिन इन सब विवादों से अलग NSA के तौर पर उनका सबसे बड़ा योगदान शायद डोभाल डॉक्ट्रिन को माना जाता है। ये है क्या? ये भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर भी एक्शन लेगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई वो इसी डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का ही नतीजा थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अजित डोभाल को किस रूप में याद किया जाए? एक जासूस, एक बेहतरीन रणनीतिकार, या फिर एक पॉलिटिकल पावर ब्रोकर? शायद वो इन सब से बढ़कर हैं। उनकी विरासत हमेशा बहस का विषय रहेगी। कुछ लोग उनकी तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना। लेकिन एक बात तो तय है, भारत की सुरक्षा नीति पर उनके असर को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा।